हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न के बारे में। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न ये होता है प्री मैच्योरिटी के कारण। अब प्री मैच्योरिटी में क्या होता है, बेसिकली सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं कर पाते हैं। अब सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं कर पाएगा तो एल्वियोलाई का एक्सपेंशन नहीं होगा। अब एल्वियोलाई का एक्सपेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपने बंदे को क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, छोटी छोटी एल्वियोलाई रह जाएगी। तो उसके कारण से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बच्चा ठीक से प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो इसी पूरे मैकेनिज्म को बेसिकली छोटे शब्दों में पूरा समरी में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, राइट। तो शुरुआत करेंगे फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब क्या फीचर्स हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। अब बंदा जब ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, गहरी सांस नहीं ले पाएगा, तो ऑब्वियसली वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाएगा ताकि उतनी एयर वो कंपनसेट कर ले। तो क्या करेगा, टेकिपनिया, जल्दी सांस लेगा ताकि उतनी एयर आती रहे, ठीक है ना। अब मान लो कि अगर 20 रेस्पिरेशन में उसका पूरा लंग फिल हो जा रहा था, अभी उसके छोटे छोटे एल्वियोलाई है, सबको जल्दी जल्दी भरने के लिए ज़्यादा रेस्पिरेशन चाहिए होगा, तो रेट 60 पर मिनट हो जाएगा, मोर देन 60 पर मिनट, टेकिपनिया में चला जाएगा। इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, रिट्रैक्शंस ज़्यादा होने लगेंगे। ऑब्वियसली भाई जब नहीं पूरा अच्छे से वो मतलब कि खोल पाएगा या दबा पाएगा तो क्या होगा कि रिट्रैक्शंस होने लगेंगे। मतलब कि एसेसरी मसल्स अपनी काम करने, कौन कौन सी एसेसरी मसल, जैसे स्क्रेनियस मसल्स होने लगेंगे, इंटरकॉस्टल होने लगेंगी, ठीक है ना। तो क्या करने लगेंगी कि ये इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग करने लगेंगी, राइट। रिट्रैक्शंस आने लगेंगे, ग्रंटिंग साउंड आने लगेगी। द एक्सपिरेटरी साउंड कॉज बाई सडन क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस। एक एक्सपिरेटरी साउंड आती है सडन क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस से। एक्सपिरेटरी मतलब एक्सपिरेशन के दौरान एक सांस आएगी, उसको कहते हैं ग्रंटिंग, ठीक है ना। तो सडन क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस से आती है, राइट। अब साइनोसिस भी हो जाता है इन सीवियर केसेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर नहीं उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेक्ट किया गया और सीवियर केसेस में चला गया तो वो साइनोसिस में भी प्रेजेंट कर सकता है बंदा। तो चार चीज़ें क्या क्या, टेकिपनिया, रिट्रैक्शंस होंगे, ग्रंटिंग होगी और साइनोसिस हो जाएगा, राइट। कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, एक पल्मोनरी कॉजेज होता है, एक नॉन पल्मोनरी कॉजेज होता है। पल्मोनरी कॉजेज में ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न होता है, TTNB जिसको कहते हैं, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। एक होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, वो पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड, ठीक है ना। एक होता है मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मान ले कि बंदा जो है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है ना, अब कोई भी फीटस को स्ट्रेस पड़ा, मोटिलिन हार्मोन रिलीज हुआ, मिकोनियम बाहर आ गया, ठीक। अब मिकोनियम बाहर आया तो उसी मिकोनियम को बंदा जो है अगर उसको मतलब कि स्वेलो कर लेता है, ठीक। अब उसी मिकोनियम को स्वेलो कर दिया और जाके लंग में चिपक गया मिकोनियम, और उसी को क्या कर देंगे, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक। एयर लीक्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज जो कि जैसे कि ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। अच्छा, एक जो बैग एंड मास वेंटिलेशन आपका जो होता है, ठीक है ना, आपके पीडियाट्रिक्स के टेबल पे रखा जाता है कि एम्बू बैग, ठीक है ना, उसका एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, याद रखना हमेशा, डायफ्रेगमेटिक हर्निया। अब डायफ्रेगमेटिक हर्निया में क्यों जो है एम्ब्यू बैग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये भी जान लो। अब मान ले हमने एम्ब्यू बैग से पॉजिटिव PPV दिया, ठीक, वो एयर चला गया नीचे क्योंकि डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, वहाँ का रास्ता खुला है, डायफ्राम के नीचे गया, इंटेस्टाइन को फुला दिया, इंटेस्टाइन वाला फुला दिया, नीचे से प्रेशर ऊपर लगा और कम होने लगा रिस्पिरेशन, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है ना, कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक। अरे भाई होल है, होल के नीचे हवा जाएगी, हवा नीचे जाएगी तो ऊपर की तरफ कंप्रेस करेगी, ऊपर को कंप्रेस करेगी, डायफ्राम को अभी कंप्रेस करेगी, डायफ्राम को भी कंप्रेस करेगी, तो लंग भी जो है ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है आपका, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है, राइट। अब नॉन पल्मोनरी कॉजेज में सीरियस कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, उसके कारण से भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल जैसे कि एस्फिक्सिया हो सकता है, बर्थ से पेरिनेटल एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी सब ले जा सकता है, मतलब कि नहीं रेस्पिरेशन कायदे से हो पा रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इस कारण से भी वो कर सकता है, ठीक है ना। तो स्कोर्स क्या क्या स्कोर्स ही हो सकते हैं, दो स्कोर्स की हम लोग बात करेंगे, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग सिस्टम की। पहले तो हम बात करते हैं स्कोर्स ऑफ 2 SS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि कैसे हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को हम लोग एसेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग प्री टर्म बेबी में करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, 5 कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है ना। तो एक डायग्राम चाहिए, छोटा सा इलस्ट्रेटिव डायग्राम है, ठीक है, बना के मत आना कहीं पे इसको, ठीक है ना। तो अपर चेस्ट देखेंगे, लोअर चेस्ट देखेंगे, अपर लोअर, ठीक। फिर जाइफॉइड को देखेंगे, यहाँ पे देख रहा है। फिर क्या देखेंगे, नेजल फ्लेयरिंग देखेंगे और ग्रंटिंग देखेंगे। यहाँ पे ग्रंटिंग साउंड आ रही है, यहाँ पे एक्सपिरेटरी साउंड क्लॉज बाय द सडन क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस, राइट। तो ये चीज़ें हैं, 5 चीज़ें देखेंगे, क्या क्या, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, जाइफॉइड, नेजल फ्लेयरिंग और ग्रंटिंग, राइट। अब क्या क्या होता है इसमें, क्राइटेरिया देखते हैं। पहले तो क्राइटेरिया में कि लोअर चेस्ट जाइफॉइड रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग है कि नहीं है। अब दूसरा एक क्राइटेरिया होता है ग्रंटिंग है या नहीं है, अपर चेस्ट। फिर तीसरा एक अपर चेस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो इसको देते हैं स्कोर 0, 1, 2 स्कोर्स में डिवाइड करते हैं डिफरेंट। अब देखो लोअर चेस्ट जाइफॉइड रिट्रैक्शन या नेजल फ्लेयरिंग, अब इसमें क्या होता है कि कोई रिट्रैक्शन नहीं हुआ बंदे को, ठीक है ना, मान ले कि लोअर चेस्ट में या जाइफॉइड में या नेजल फ्लेयरिंग में कोई रिट्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, माइल्ड रिट्रैक्शन हुआ बंदे को। तीसरा क्या हो सकता है कि मार्क रिट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2, 3 स्कोरिंग नहीं है, 0, 1, 2 है, राइट। तो नो रिट्रैक्शन, माइल्ड रिट्रैक्शन, मार्क रिट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। लोअर चेस्ट जाइफॉइड और नेजल फ्लेयरिंग, तीन चीज़ें एक साथ। अब ग्रंटिंग में नो ग्रंटिंग, ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप और ऑडिबल टू नेकेड ईयर, स्कोर 0, 1, 2, राइट। अब अपर चेस्ट में क्या, चेस्ट एंड एब्डोमेन मूव्स इन सिंक्रोनी, क्या होता है कि रिट्रैक्शंस भी नहीं हो रहे, ना ग्रंटिंग हो रहा है, और चेस्ट एंड एब्डोमेन सिंक्रोनी में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है माइल्ड रिट्रैक्शन मतलब कि 0, 1 वाले क्राइटेरिया में एब्डोमेन मूव्स वेल आउटवर्ड, चेस्ट मूव्स मिनिमली, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एब्डोमेन जो है बाहर की तरफ हो जा रहा है, ठीक है, पूरा मतलब कि सांस लेने पे बाहर की तरफ एब्डोमेन जा रहा है, लेकिन जो है चेस्ट नहीं मूव कर पा रहा उतना, ठीक है ना, अपर चेस्ट की प्रॉब्लम है। स्कोर 2 में क्या होगा, सीसॉ मूवमेंट होगा, एब्डोमेन तो बाहर जाएगा लेकिन लंग्स मतलब कि चेस्ट अंदर जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपकी सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग में आ गई, ठीक। दूसरी बात करेंगे डाउन स्कोरिंग सिस्टम में। डाउन स्कोरिंग को याद करने का तरीका है आरसी राग, ठीक है ना, आरसी राग लगा दो, ठीक है ना, ये याद रखना आरसी राग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाउन स्कोरिंग सिस्टम की, राइट। तो इसको कैसे याद करते हैं, आरसी राग से याद करते हैं। आरसी राग का क्या मतलब, रेस्पिरेटरी रेट, साइनोसिस, एयर एंट्री, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग, ठीक है ना। रिट्रैक्शन है, ग्रंटिंग है, एयर एंट्री आ गया नया, साइनोसिस आ गया, रेस्पिरेटरी रेट आ गया। जितनी 4 क्राइटेरिया हमने बात की थी, 4 क्राइटेरिया में से 4 क्राइटेरिया है, बस यहाँ पे एक और कौन सी क्राइटेरिया एक्स्ट्रा है, एयर एंट्री, राइट। तो इसको भी 0, 1, 2 के हिसाब से लेंगे। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर 60 से कम है तो 0, 60 से 80 है तो स्कोर 1, और 80 से ज़्यादा एपनिया हो रहा है तो क्या है, 2 स्कोरिंग देंगे। अब साइनोसिस हो रहा है, साइनोसिस नहीं है तो, और इन एयर है या 40% ऑक्सीजन पे है तो 2 साइनोसिस दे देंगे। अगर एयर में ही साइनोसिस मतलब नॉर्मल एयर पे भी मतलब कि साइनोसिस है तो उसको 1 देंगे। अगर लेकिन उसको ऑक्सीजन देने के बाद भी साइनोसिस है, 40% ऑक्सीजन दे रहे हैं तब भी साइनोसिस है, तब भी उसको स्कोर 2 देंगे, राइट। अब एयर एंट्री अच्छी है, डिक्रीज मतलब कि हो जा रहा है, एयर एंट्री 1 दे देंगे। 2 में क्या होगा, बेयरली ऑडिबल हो जाएगा, ठीक है ना। रिट्रैक्शंस नन, मिनिमल, मॉडरेट, सीवियर, ठीक। ग्रंटिंग में नन, स्टेथोस्कोप वही, नेकेड ईयर वही, सेम स्कोरिंग, सिल्वरमैन एंडरसन वाला डाउन स्कोरिंग में भी आ गया। कैन भी अभी, लेकिन डाउन स्कोरिंग ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग इसको टर्म और प्री टर्म दोनों में असेस कर सकते हैं, और लेस देन 4 अगर होता है नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर 4 से कम है तो नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 4 से 7 में है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है ना। 4 से 7 में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, 7 से ज़्यादा है तो इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट। तो कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हम लोग देख लेते हैं कि मैंने बोला था आपसे कि ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न की हम लोग बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं, वेट लंग सिंड्रोम। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, याद रखना इस चीज़ को कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, राइट, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। अब यूजली इन टर्म बेबी, ये टर्म बेबी में देखते हैं डिलीवर्ड बाई लोअर सेगमेंट सी सेक्शन। अगर जो भी टर्म बेबी है अपना मतलब कि 36 वीक 37 वीक जो भी अपना 37 वीक्स टू 42 वीक्स तक अपना वो होता है, टर्म बेबी होता है, तो अगर उसमें वो लोअर LCS से डिलीवर हुआ, जो कि फेनिस्टीन इंसिजन लगा के हम लोग करते हैं, तो उसमें देखा जाता है। कैरेक्टराइज बाई रिटेन्ड लंग फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके लंग में फ्लूइड होता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन इसका 72 आवर्स में होता है। एक्सरे में पेरी हाइलर स्ट्रीक या सनबर्स्ट अपीयरेंस देखोगे, ठीक है। पेरी हाइलर स्ट्रीक, हाइलस के अलाउंड, हाइलम जानते हो, समझते ही होगे यार, हाइलम के अलाउंड उसमें पेरी हाइलर स्ट्रीक देखोगे, और उसी में क्या होगा, सनबर्स्ट ऐसे खुला सनबर्स्ट अपीयरेंस देखेगा, ठीक। और क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका बेसिकली, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रांजिएंट मतलब कि थोड़े समय के लिए, टेकिपनिया मतलब उसको यार 60 से ज़्यादा का रेस्पिरेटरी रेट होगा। न्यूबॉर्न मतलब न्यूबॉर्न में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका न्यूबॉर्न जो कि टर्म बेबी होते हैं, जो कि LSCS से डिलीवर होते हैं, उसमें होगा। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो है रिटेन लंग फ्लूइड रहेंगे, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से ड्यूरेशन 72 घंटे तक रहता है, और पेरीहाइलस्ट्रिक सनबर्स्ट अपीयरेंस देखेंगे, और ट्रीटमेंट का क्या है, सिम्टोमेटिक। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक जो कि है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS पे। तो ये क्या देखते हैं यूजली इन प्रीटर्म बेबी में हम लोग 34 वीक से जो कम होते हैं उसमें देखा जाता है प्रीटर्म बेबी में, ड्यू टू डिक्रीज इन मैच्योर सस्पेक्टेंट। तो यहाँ पे मैच्योर सस्पेक्टेंट का डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके कारण से कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई होगा, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, साधारण सी बात है।
इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ हाइलाइन मटेरियल इनसाइड द लंग। यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ हाइलाइन मटेरियल इनसाइड द लंग, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ कहते हैं, HMD। ठीक है ना, क्या क्या किससे कैरेक्टराइज होगा, कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ हाइलाइन मटेरियल इनसाइड द लंग। हाइलाइन मटेरियल का जो है डिपोजिशन होगा इनसाइड द लंग में, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़। हाइलाइन मटेरियल डिपोजिशन होगा इनसाइड द लंग, जिसको कारण क्या कहेंगे, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, राइट। एक्सरे कैसा दिखेगा, ग्राउंड ग्लास वाइट आउट अपीयरेंस एयर ब्रोंकोग्राम साइन। ठीक है ना, कैसा दिखेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखेगा या वाइट आउट अपीयरेंस दिखेगा या एयर ब्रोंकोग्राम साइन दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, एयर ब्रोंकोग्राम साइन, ठीक है ना, वाइट आउट अपीयरेंस ये दिख सकता है। ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और या वाइट आउट अपीयरेंस होगा, मतलब यार सर्फेक्टेंट है ही नहीं तो ऑब्वियसली यार, ठीक है ना, तो नहीं फूल पाएगा उतना अच्छे से, मतलब ठीक है, एल्वियोल है तो उससे क्या होगा, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, हाइलाइन मटेरियल बढ़ा हुआ है तो वाइट आउट अपीयरेंस देगा। ठीक है ना, एयर ब्रोंकोग्राम साइन। टेस्ट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, टेस्ट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी आप लोग पढ़ा होगा अपने फॉरेंसिक में भी, तो ये बस यहाँ पे थोड़ा उसका रिवीजन है, देख लो। द सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मैच्योरिटी एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स जानते हो यार, अपने फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, राइट। मोस्ट मैच्योर फॉस्फोलिपिड इज लेसिथीन, DPPC, डाइपाल्मिटॉइल फॉस्फेटाइल कोलिन, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, मोस्ट मैच्योर होता है, कुछ समझाने की चीज़ नहीं है इसमें। ठीक, सेकंड मोस्ट मैच्योर फॉस्फोलिपिड क्या होता है, DPG, डाइफॉस्फेटाइल कोलिन, DPG होता है, डाइफॉस्फेटाइल कोलिन होता है। लीस्ट मैच्योर क्या होता है, स्पिंगोमाइलिन पढ़ा था आपने अपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, लीस्ट मैच्योर क्या है, स्पिंगोमाइलिन। द टेस्ट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी इज डन इन ऑस्मोटिक एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। द टेस्ट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी इज डन इन एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। लेसिथीन टू स्पिंगोमाइलिन का रेशियो कितना होना चाहिए, अगर जैसे का हुआ मैच्योरिटी चाहिए, मोस्ट मैच्योर अगर लेसिथीन है और लीस्ट मैच्योर स्पिंगोमाइलिन, तो लेसिथीन को स्पिंगोमाइलिन का हम लोग अगर रेशियो लेते हैं तभी हमें मैच्योरिटी पता चलेगी। अगर इसका रेशियो मोर देन 2:1 है तो नॉर्मल है। ठीक है ना, मैच्योर सर्फेक्टेंट है। ये क्या होता है, इट इज़ यूजुअली अनरिलायबल इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ये यूजुअली अनरिलायबल होता है इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड और मिकोनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर ब्लड है या मिकोनियम है एमनियोटिक फ्लूइड में तो इसका रेशियो एबनॉर्मल अनरिलायबल होता है। ठीक है ना, मिकोनियम है या ब्लड है तो अनरिलायबल रेशियो है इसका। ठीक है, अनरिलायबल टेस्ट है। फॉस्फेटाइल PG, मतलब कि फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल का हम लोग देख सकते हैं कि लेवल देख सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, लैमिनर बॉडी काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल लेवल देख सकते हैं और लेमिनर बॉडी काउंट कर सकते हैं। शेक टेस्ट कर सकते हैं। शेक टेस्ट में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को इथेनॉल में मिला लेंगे, फिर शेक कर देंगे। तो अगर एक रिंग से ज़्यादा बबल बना ऑन द टॉप लेयर तो मैच्योर सर्फेक्टेंट है। क्या करते हैं शेक टेस्ट में, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड ले लेंगे और उसमें क्या देंगे, इथेनॉल डाल देंगे, उसको शेक कर देंगे। ठीक है, उसमें अगर एक से ज़्यादा बबल बना, एक से ज़्यादा रिंग ऑफ बबल बना, कहाँ पे, ऊपर सरफेस पे, टॉप लेयर पे, तो क्या होता है, हमारा मैच्योर सर्फेक्टेंट ये होता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ RDS में क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि सिल्वरमैन स्कोरिंग जो होता है हम लोग करते हैं RDS के लिए, और कैटेगराइज इनटू कैसे करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से। तो माइल्ड से मॉडरेट RDS है तो O2 सपोर्ट दे देंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट CPAP दे देंगे, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस 5 से 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, O2 सपोर्ट दे देंगे माइल्ड टू मॉडरेट RDS के केसेस में। ठीक, और अगर यही सीवियर RDS होगा तो सीवियर RDS में मैकेनिकल वेंटिलेशन दे देंगे, जो कि सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंट्राट्रेकियल रूट से या रैपिड बोलस टेक्निक से, दोनों टेक्निक से देखते हैं। या तो इंट्राट्रेकियल रूट से हम लोग दे सकते हैं, सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के अलावा, या तो रैपिड बोलस टेक्निक से दे सकते हैं। अब सर्फेक्टेंट थेरेपी दो तरीके की, मतलब कि एक तरीके की होती है, तो इंश्योर कहते हैं इसको। इंश्योर मतलब इंश्योर करने के लिए, हाँ भाई सर्फेक्टेंट थेरेपी हमारी हो गई। तो ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है, इन्वेजिव मेथड होता है। इन मतलब ये मतलब इन से मतलब जान लो इन्वेजिव, और SU से जान लो सर्फेक्टेंट। ठीक है, ठीक, तो क्या होता है, बेस्ट होता है, इन्वेजिव मेथड होता है, इंट्यूबेशन ऑफ चाइल्ड होता है, सर्फेक्टेंट इज गिवन, एक्सट्यूबेट। ठीक है ना, सर से सर्फेक्टेंट एक्सट्यूबेशन ऐसे मेमोरी याद कर लो इसका। इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एक्सट्यूबेशन, देखो क्या होता है, बेस्ट होता है, इन्वेजिव मेथड होता है, इंट्यूबेशन ऑफ चाइल्ड करेंगे, सर्फेक्टेंट देंगे, फिर एक्सट्यूबेट कर लेंगे, राइट। है तो इंट्यूबेट करेंगे, सर्फेक्टेंट देंगे, फिर एक्सट्यूबेट कर देंगे। तो ये क्या होता है, मिस्ट होता है, मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्फेक्टेंट थेरेपी, मतलब बहुत ही कम आपको मतलब इन्वेजन करना है, मतलब ज़्यादा आपको कटफट नहीं मारना है, बहुत ही कम इन्वेजन में, बहुत ही कम होल में
काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके अलावा लीज़ा से भी कर सकते हैं, इसको लीज़ा भी नाम है इसका, लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मिनिमली इन्वेजिव सर्फेक्टेंट थेरेपी और लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लीज़ा कर सकते हैं इसमें, ठीक। ल्यूसिनेक्टेंट दे सकते हैं, जो कि होता है आपका ह्यूमन सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट, HSRS, ठीक है ना। ल्यूसिनेक्टेंट क्या होता है, ह्यूमन सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट, ह्यूमन सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। क्या होता है, ह्यूमन सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट, ठीक है। सिंथेटिक होगा मतलब कि अगर ह्यूमन को देंगे सिंथेटिक मतलब कि आर्टिफिशियल मैन मेड, ठीक है। ह्यूमन सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट दे सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक बेबीज़ 28 वीक से जो कम है उनको हमेशा देना ही है एज अ प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि उनमें हम लोग मान के चलते हैं कि RDS डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि उनमें मैच्योर अभी सर्फेक्टेंट नहीं आए होंगे, राइट। प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं बेबीज़ को 28 वीक से कम वाले को, राइट। नेक्स्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ RDS, प्रिवेंशन करना है RDS का, तो हम लोग वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हम लोग देते हैं अब हर महिलाओं में देते हैं, जो कि अगर मान लें कि हमको प्रीटर्म में डिलीवर करना हो तो पहले से स्टार्ट कर देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि कैसे बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो इसका याद रखना, डोज अगर याद रहता है तो ठीक, नहीं याद रहता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। 12 mg डोज 2 डोजेज़ में देते हैं, 6 मिलीग्राम पर डोज 4 डोजेज़ में देते हैं, तो कुल मिला के 24 डोज होनी चाहिए, ठीक है ना। 24 मतलब मिलीग्राम देना चाहिए। तो बीटामेथासोन का बेस्ट आउटकम होता है, लेकिन डेक्सा हम लोग देते हैं यहाँ पे इंडिया में प्रेफर होता है, राइट। ये चीज़ याद रखना। ल्यूसिनेक्टेंट के बारे में याद रखना कि इसके ऊपर सवाल आता है MCQ में आएगा कि मतलब कि ह्यूमन सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, इंश्योर थेरेपी के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एंटीनेटल स्टेरॉइड। एंटीनेटल स्टेरॉइड से क्या क्या एडवांटेजेस है, तो ये क्या करता है, RDS को कम करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कम करता है, डिक्रीजेज इंसिडेंस ऑफ NEC, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस को भी ये कम करता है, जो कि क्या होता है उसमें जाता है एयर अंदर इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। नेक्रोसिस हो गया, इंटेस्टाइन के अंदर एयर चला गया, ठीक, तो दिक्कत करेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस हो सकता है, डिक्रीज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, जो कि आपने पढ़ा था अपने उसमें, ठीक है ना। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वहाँ वीक कैपिलरी होती है, 2 तरीके के होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। एक 2 तरीके के मतलब कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज याद रखना है यार कि हाँ होता है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम करेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर एंटीनेटल स्टेरॉइड्स हो गया, हर चीज़ अच्छे से डेवलप करेगी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम कर सकता है ये। कंडीशंस पे मेकिंग RDS, कंडीशंस का क्या मिमिक कर सकते हैं RDS को, एक्सरे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, डिफरेंस फ्रॉम RDS अफेक्टेड टर्म बेबी, ठीक है ना। RDS से क्या डिफरेंट है, इफेक्ट ये करता है टर्म बेबीज़ को, फैमिलियल ऑकरेंस होता है, और नो रिस्पॉन्स टू सस्पेक्टेंट, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात रही कुछ आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।